राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो कल शाम 6:52 पर उस परिस्थिति की गवाह हुई जिसने एक बार फिर से दिल्ली को दहशत में डाल दिया है। दहशत से कांप उठी दिल्ली क्योंकि लाल कोट मेट्रो स्टेशन के पास, लाल कोट जिसे आप लाल किला कहते हैं, लाल कोट मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में शाम ठीक 6:52 पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की जमीन हिल उठी, दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए और कुछ ही पलों में इलाके में भगदड़ मच गई। चंद सेकंड्स में दिल्ली का दिल दहशत में डूब गया। अब तक की पुष्टि जो अभी तक हुई है उसके अनुसार इस विस्फोट में 10 लोगों के लगभग लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। 34 लोग दरअसल इससे अफेक्टेड हुए थे, जिसमें से 10 की मौत हो चुकी है। 24 लोग जख्मी पाए गए, जिसमें से 6 और 7 लोगों की हालत बेहद नाजुक है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिनमें कई की हालत, जैसा मैंने अभी बताया, कि गंभीर अभी भी बनी हुई है। इस धमाके ने सिर्फ जमीन नहीं हिलाई बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि जहां यह विस्फोट हुआ वो इलाका केवल ऐतिहासिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक भी है। आस्था, एकता और संस्कृति के संगम का प्रतीक भी है। विस्फोट स्थल से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है 800 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर, करीब 150 मीटर पर जैन मंदिर है और उससे कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब भी है। यानी एक ही परिधि में, एक ही प्रेमिसेस को अगर देखें तो इस परिधि में 3 धर्मों के प्रमुख यहाँ पर 3 प्रमुख स्थल है, धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये महज एक आतंकी वारदात थी या राजधानी के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की सुनियोजित साजिश रची गई थी? क्या कोई नापाक ताकत है दिल्ली को सांप्रदायिक आंख में झोंकने की कोशिश कर रही है? और क्या इस विस्फोट के पीछे वही हाथ है जो भारत की एकता और अखंडता को लगातार चोट पहुंचाना चाहते हैं? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही है। एनआईए, एनएसजी, एफएसएल की टीमें कल रात में भी स्पॉट पर पहुंची। लगातार जांच जारी है, मुआयना किया गया है। वहां से जो जरूरी जो चीजें हैं, साक्ष्य हैं, उन्हें सबूत को जुटाया गया है। और अभी तक जो अब निकल कर खुलकर सामने आ रहा है कि इस पूरे धमाके को आतंकी घटना इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले आशंका व्यक्त की थी। उधर इस पूरे धमाके के तार, हुआ धमाका दिल्ली में, लेकिन इसके तार यूपी से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि इन तमाम जगहों पर स्टेट्स में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एटीएस, एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमें कई इलाकों में छापेमारी अभियान चला रही है। हर संदिग्ध की साठगांठ और कनेक्शन की जांच हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की धरती से उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है, 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि देश को दहलाने वाले इस नापाक हरकत के पीछे जो भी लोग इन्वॉल्व है, जो भी है, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की 2 टूक उनके लिए क्या रही, सबसे पहले आप ये सुनिए। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice.
ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, यानी जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इसमें दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने भूटान की धरती से दुनिया के सामने यह संदेश दिया है कि आतंकवाद किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पूरी तरह से, कल आपने देखा कि धमाके के बाद वो घायलों से मिलने के लिए पहुंची थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहती हैं, आइए उनकी बातें भी सुनते हैं। अनफॉर्चुनेट है ये हादसा और सभी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से इसकी तह तक जाने का उनका काम चल रहा है। और हम खुद अस्पताल गए, जो भी इंजर्ड लोग थे मेरा उनसे मिलना भी हुआ। उनके परिवारों को कोई दिक्कत ना आए और सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ है, पूरी संवेदनाएं भी। अनफॉर्चुनेट है ये है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे की साजिश क्या थी? क्या जो हिंदू धार्मिक स्थल है उनको टारगेट किया जा रहा था? क्या ये हमला एक साजिश के तहत किया गया? क्या यह सुनियोजित हमला था? क्योंकि सुदर्शन न्यूज इसे बार बार लाल कोट ब्लास्ट, लाल किला ब्लास्ट नहीं कह रहा, बल्कि गौरी शंकर मंदिर हमले की साजिश बता रहा है। यह जानना भी जरूरी हो जाता है क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस पूरे जो हम कह रहे हैं इस बात के पीछे के तथ्य और आधार को पुष्ट किया है। आप भी बम ब्लास्ट को लाल किला न कहकर गौरी शंकर मंदिर बम ब्लास्ट कहना चाहिए। ये मैं कल रात से भूमिका लिया हूं और इसके कई सबूत दिखा चुका हूं। अब मैं नक्शे में आपको दिखाना चाहता हूं। ये गूगल का मैप है और यहाँ पर लाल किला है जिसको हम लाल कोट कहते हैं। अब जो प्रत्यक्ष धमाका हुआ है उसका लोकेशन को आपको समझना जरूरी है कि यहाँ ये मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। इसके 50 मीटर पर यहाँ सैटेलाइट दिखा रहा है कि यहाँ पर धमाका हुआ है और हालांकि रोड की साइड हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तो 200-300 मीटर से भी ज्यादा लाल किला दूर है। तो फिर हम इसको लाल किला धमाका क्यों कह रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर क्यों नहीं कह रहे हैं? और गौरी शंकर मंदिर का ही क्यों, इसका अगर मैं उत्तर दूं तो इसके 4-5 उत्तर है। पहला मंदिर है कि सोमवार का दिन था, शाम का समय था आरती का, जिस समय सबसे ज्यादा भीड़ थी। हमारे रिपोर्टर ने भी जब वहां पुजारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यही समय होता है शाम का जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है, मतलब निशाना। दूसरा हिंदुओं का मंदिर है। तीसरा ये वो मंदिर है जिस मंदिर को दिल्ली एनसीआर में इस्लामी आतताइयों ने कोई मंदिर सुरक्षित नहीं रखा, लेकिन मराठों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया तो कोई बादशाह इसको हाथ नहीं लगा पाया। वो चाहते थे इसको बंद कराना लेकिन कोई नहीं कर पाया। और इसलिए जो बादशाहों की तमाम जितने बादशाह तथाकथित बादशाह हुए उनकी इच्छा पूर्ण करने का भी ये प्लान था कि वो जिसको नहीं कर पाए मंदिर पर हमला और इसको उध्वस्त नहीं कर पाए, इस मंदिर को वो करना चाहते थे। ये मेरा इसके पीछे का तर्क है। तो पहला डिस्टेंस, दूसरा वार, तीसरा इस्लामी आतताई है तो लाल किले को क्यों निशाना बनाएंगे, मंदिर को बनाएंगे। चौथा भीड़ और पांचवा ऐतिहासिक संदर्भ। ये 5 कारण मुझे ऐसे लगते हैं जिससे कि ये गौरी शंकर मंदिर इस्लामी आतताइयों के निशाने पर था जो बंबई में दिल्ली में बम धमाका हुआ है। मेरी अपील है राजनेताओं से, दिल्ली पुलिस से और तमाम मीडिया वालों से कि इसको रेड फोर्ट या लाल किला बम धमाका न कहकर गौरी शंकर मंदिर धमाका कहा जाए। ये मेरे सबूत और ये मेरे तर्क है। तो सत्य, तथ्य और तर्कों के आधार पर इसे गौरी शंकर ब्लास्ट कहा जाना चाहिए। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इसके लिए आपके सामने पूरी परिस्थिति भी सामने रख दी है। और इन सब के बीच जो ये धमाका हुआ है, गौरी शंकर ब्लास्ट जो हुआ है, गौरी शंकर मंदिर ब्लास्ट, इसे लेकर जो जांच एजेंसियां हैं जांच लगातार जारी रख रही हैं। गृह मंत्रालय ने इसकी पूरी जांच एनआईए को सौंप दी है। और अब इस पूरी घटना चक्र में कड़ी किस तरह से दिल्ली से जम्मू कश्मीर, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, दिल्ली से हरियाणा जुड़ती हुई नजर आ रही है, इन बातों को समझने के लिए हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ रोहिल भी जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत आप दोनों के साथ। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई जांच लगातार जारी है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को ये जांच सौंप दी है। इन सबके बीच तमाम जो जांच एजेंसियां हैं और खास तौर से जो दिल्ली का कनेक्शन उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से निकल रहा है, इसी पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। रजत, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। देखिए, क्योंकि सबसे पहले आदिल की गिरफ्तारी और इसके बाद मुजब्बिल
माफ कीजिएगा, मुजम्मिल की गिरफ्तारी और उसके पास से भारी संख्या में विस्फोटक का बरामद होना और फिर दिल्ली धमाकों का हो जाना, ये पूरी कड़ी अगर देखें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डॉट्स दिल्ली धमाके के उत्तर प्रदेश के खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। रजत, उत्तर प्रदेश हमेशा से इस तरीके की आतंकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं एक केंद्र के तौर पर बनकर निकल ही आता है। उसके चार बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, इसलिए ऐसी इतनी बड़ी आबादी में छिप के रहना बड़ा आसान हो जाता है। दूसरी बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो कट्टर मौलानाएं हैं उनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, तो लोकल जो समर्थन है, जो लोकल असिस्टेंस है, वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए उनको काम करना, एग्जीक्यूशन करना यहाँ पर आसान हो जाता है। तीसरा एक बड़ा कारण यह भी है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। अगर आपको कोई क्राइम करना है, क्राइम करके अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जाना है तो आप यहाँ से नेपाल की तरफ भाग सकते हैं और इजिली आप बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हैं। चौथा बड़ा कारण है कि तमाम जो मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, वो यहाँ पर इलीगल तौर पर चल रही हैं, तो इसके कारण उनमें शेल्टर मिलना भी आसान हो जाता है। जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है जिनका जिक्र आपने किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां पर जाकर अपने काम को अंजाम देना ये आसान हो जाता है। ये 4-5 बड़े ऐसे कारण हैं जिनके कारण उत्तर प्रदेश में आकर इस तरीके के कामों का अंजाम देने की जो फिराक में इस तरीके के आतंकवादी और उग्रवादी लगे हैं, वो वहां पर जाके शेल्टर पा जाते हैं। इस पूरे गौरीशंकर ब्लास्ट में जिस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं उत्तर प्रदेश के साथ, ये निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियां एक तरीके से बिल्कुल शून्य हुई थी और उत्तर प्रदेश में हालांकि टेररिस्ट जी रजत, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैं दोबारा आप तक आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतना जरूर है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि उत्तर प्रदेश क्योंकि कई सीमाओं से जुड़ा हुआ है जहां से फरार होना बहुत आसान होता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो आपने स्थिति बताई, निश्चित रूप से जरा रजत का ऑडियो प्लीज एक बार और चेक करवाइएगा। रोहिल, आपके पास आ रही हूँ हम सीधे, और हमारे साथ हरे राम मिश्र भी जुड़ चुके हैं अभिरुचि फरियाना। लेकिन रोहिल, आपके पास आते हुए देखिए, एक तरफ डॉक्टर उमर पुलवामा कनेक्शन और डॉक्टर उमर के करीबी सज्जाद की गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है, इससे जुड़ी हुई जरा अपडेट आप बता दीजिए जल्दी से। जिला ने जिस तरीके से लगातार सुबह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के इलाकों में लगातार जो है छापेमार कार्रवाइयाँ कर रही है। इस दौरान ये जानकारी मिल रहा है कि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है, जो ये सस्पेक्ट है दिल्ली ब्लास्टर्स के, उनके जो करीबी साथी है डॉक्टर सज्जाद, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से। और पुलिस की तरफ से इससे पहले जो डॉक्टर उमर की माँ है उनको DNA टेस्ट के लिए जो है भेज दिया गया है, और शायद आने वाले समय में उनका DNA सैंपल जो है वो लिया जाएगा, उसके बाद पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानब से एक और जानकारी ये आ रही है कि जो डॉक्टर उमर के जो पिता है उनको भी फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलवामा के कोयल और संबोरा इलाके की बात करें तो वहां पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है जो इस कनेक्शन से जुड़े हो सकते हैं, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे ताजा जानकारी ये आ रही है कि डॉक्टर सज्जाद का नाम एक बार फिर से जो है नया डॉक्टर है, उनका नाम यहाँ सामने आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर उमर है उनके करीबी दोस्त रहे हैं, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है, उनसे भी लगातार कोई ना कोई जो पूछताछ है वो लगातार की जा रही है। कोई नई इनपुट जो है वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को आने वाले समय में मिल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि लगातार पुलिस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पुलवामा के अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की गई है, जिस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, और साथ ही साथ जो डॉक्टर उमर की माँ है उनको DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद DNA रिपोर्ट भी सामने आ सकता है, उसमें भी पूरी तरीके से इस बात का खुलासा हो जाएगा कि क्या वाकई में ये उस I-20 गाड़ी को चला रहा था जो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, जिसमें ये बहुत बड़ा भयानक ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि इस ब्लास्ट में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, इस वजह से अमूमन नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से साफ तौर पर पता चला है, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में कोई बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है उनके पिता को सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर जो कि उस गाड़ी को चला रहा था, क्या ये वाकई फिदायीन हमला था, इसको लेकर भी क्योंकि गृह मंत्रालय ने अब जांच सीधे तौर पर NIA को सौंप दी है, और इसके बाद NIA उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हरे राम मिश्र भी हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं। हरे राम मिश्र, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुजम्मिल की गिरफ्तारी, विस्फोटकों की बरामदगी और फिर धमाके का होना, लेकिन उससे भी बढ़कर अल फलाह यूनिवर्सिटी में
से मुजम्मिल का कनेक्शन, उमर का कनेक्शन, दोनों वहां पढ़ाते थे और यही वजह है कि सबसे ज्यादा एक्शन आज सुबह से फरीदाबाद में इसी यूनिवर्सिटी से में लिया जा रहा है। क्या कुछ अभी तक आप अपडेट बताएंगे इस लिहाज से? हरे राम जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है मुझ तक। बोलिए। लावनी, अगर बात करें अल फलाह यूनिवर्सिटी की, तो इस समय वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस पूरी घटनाक्रम था और यही वजह है कि सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस उस पूरे परिसर को विश्वविद्यालय के खंगालने में जुटी हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किए गए हैं। ऐसी भी सूचना है कि 3 लैब टेक्नीशियंस अल फलाह यूनिवर्सिटी के भी हिरासत में लिए गए हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी की गई है या नहीं, इसकी अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर आ रही है कि 3 लैब टेक्नीशियंस हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। तो पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुबह ही तकरीबन 7:30 बजे फरीदाबाद से निकल करके कल लाल किले की पार्किंग में काफी देर तक बैठा रहा और शाम को जो है उसने इस धमाके को अंजाम दिया। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर जो मुजम्मिल है या अकील अहमद है, इनसे भी इसके संपर्क बाकायदे संबंध जो है सामने आए हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद है जिसको खोजने बिल्कुल, और इसी की पड़ताल की जा रही है और लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी पे छापेमारी करके हर एक तरीके से हर एक व्यक्ति की जांच पड़ताल की जा रही है। ये माना जा रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, तो फिर इसकी हर एंगल से जांच होनी चाहिए। गौरी शंकर ब्लास्ट हम इसे कह रहे हैं, उसके पीछे का तथ्य और जो आधार है वो हमने आपके सामने रखा। रजत, आपके पास आते हुए उम्मीद करती हूँ अब आपको ऑडियो भी मेरी मिल रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैं बहुत सारे जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके स्टेटमेंट सुन रही थी। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप ये देखिए कि ये जिस तरीके से हमला हुआ है वो इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को एक बार फिर से सामने ला रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये वाकई वो इंडियन मुजाहिदीन का वही तरीका है जो किसी समय में पूरे देश पर बहुत हावी था, खासतौर से अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि 14 सालों के बाद दिल्ली में ऐसा धमाका जिसने सबको दहला दिया है। रजत, रजत जी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है। रजत, आप पैनल प्लीज जरा देखिए। रजत जी बोलिए। आई एम सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल। मैं रोहिल आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूं। मानते हैं आप कि क्या इंडियन मुजाहिदीन एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है? देखिए लावनी, अगर आतंकी संगठनों की बात करें, जिस तरीके से सबसे पहले जो डॉक्टर आदिल है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था सहारनपुर के हॉस्पिटल से। उसके बाद एक और गिरफ्तारी एक और डॉक्टर की, जो डॉक्टर मुजम्मिल है, उनकी गिरफ्तारी सामने आई थी। उसके बाद 7 लोगों को फिलहाल उस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सबसे पहले वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जब चली, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चली या हरियाणा पुलिस ने उनको सहयोग किया या यूपी पुलिस ने सहयोग किया, तो उसमें इनिशियल ये जानकारी मिली थी कि वो जो गिरोह था वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन जैश मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। और ये भी कहा जा रहा था कि जो अंसार गज़वतुल हिंद आतंकी संगठन है उनके भी तार जो है उससे जुड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर कनेक्शन देखा जाए दिल्ली ब्लास्टर्स का जो मामला सामने है, उसके बाद जो 7 लोग पकड़े गए थे जिसमें 2 डॉक्टर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 2 ही आतंकी संगठन जो है सबसे ज्यादा उनका नाम ही जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही सक्रिय है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जैश मोहम्मद आतंकी संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय है, उनके सबसे ज्यादा आतंकी हालांकि ऑपरेशंस में मारे भी गए। तो कहीं ना कहीं 2 आतंकी संगठनों का नाम साफ तौर पर जो है सामने आ रहा है, जिसमें आतंकी संगठन जैश मोहम्मद की बात करें या आतंकी संगठन गज़वातुल हिंद की बात करें, तो उनके साथ उनका जो है वो संपर्क कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली संपर्क जो है वो हो सकता है। और इसी दिशा में जांच एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से, होगी हमारे साथ जुड़े, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली धमाके को लेकर, गौरी शंकर ब्लास्ट को लेकर लगातार जांच एजेंसियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है, यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि ये एक आतंकी हमला था और ऐसे में ये
ये जरूरी हो जाता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, जो भी इसके दोषी होंगे, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।